गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सिंगल परचेज क्रैब विंच। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगल परचेज क्रैब विंच। देखिए यहां पर जो इंग्लिश नाम है इसका हिंदी में बता देता हूं मैं। इसका होता है इकरी परचेज क्रैब विंच। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है ना, तो ज्यादा वो अलग समझने की जरूरत नहीं है इसको। देखिए ये काम कैसे करता है। यहां पर एक आधार होता है, ये इसको मैं तिरछा तिरछा दिखा रहा हूं ना, और इसी तरीके से एक आधार इधर को यहां होता है, इसको भी मैं तिरछा दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बीच में एक एक्सल होता है, ये रहा एक्सल। इस एक्सल से यहां पर एक हैंडल जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब इस हैंडल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, जब इसको पकड़कर यूं घुमाया जाता है तो साथ साथ में ये पूरा घूमता है। तो इसके ऊपर यहां पर एक गियर लगा होता है। ये गियर लगा होता है जिसको पिनियन गियर बोला जाता है। छोटा सा गियर होता है, इसके ऊपर ये दांते कटे होते हैं। ठीक है, ये इसका एक भाग हो गया। दूसरा, यहां पर एक और एक्सल होता है बिल्कुल इसके जैसा ही, ये रहा। सीधा नहीं होना, ये ऊपर वाला तिरछा है, इस तरह से। और यहां पर बिल्कुल एक बड़ा गियर लगा होता है, इस तरह से। तो इसके ऊपर भी दांते कटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां से और यहां तक जो गियर है वो कौन सा है? पिनियन गियर है ना। और यहां से और यहां तक जो बड़ा गियर है इसको बोलते हैं स्पर गियर। ठीक है, इसके अंदर दांतों की संख्या T1 है, इसके अंदर दांतों की संख्या T2 है। यहां से और यहां तक इसकी जो त्रिज्या है वो हम ले लेते हैं कैपिटल R, है ना। तो जब ये पूरा एक चक्कर घूमता है तो उसके साथ साथ में ये भी एक चक्कर घूमेगा, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी स्मॉल r। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम यहां से यहां तक स्मॉल r मान लेते हैं। तो इसके एक चक्कर के साथ में ये स्मॉल r चक्कर घूमेगा। तो ध्यान दें, ये जो एक्सल है इस पर ये गियर जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ में इसके साथ एक ड्रम लगा होता है। ठीक है, या फिर मान लो ड्रम नहीं है, इसी एक्सल पर ही एक रस्सा लिपटा हुआ होता है कुछ इस तरह से, और इस पर लटका होता है एक भार W। हम आयास लगाते हैं यहां पर। ठीक है, इसको जब घुमाते हैं तो इसके साथ साथ ये गियर घूमता है। अब ये गियर घूमेगा तो मान लेते हैं कि इसमें 20 तीर है, कि इसमें अंदर 20 दांते हैं और इसके अंदर 100 दांते हैं। तो जब ये एक चक्कर घूमेगा तो 20 दांते घूमेंगे, तो उसके साथ साथ इसके 20 ही चक्कर घूमेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये 5 चक्कर करेगा तब जाकर ये एक चक्कर करेगा। इसका मतलब इसकी वजह से इन जो गियर है इनकी वजह से क्या होगा, इनकी स्पीड में अंतर आ जाएगा, है ना। मतलब जब हम 5 बार घुमाएंगे तब ये एक बार घूमेगा, और एक बार घूमेगा तो मतलब इसकी जो पावर, हम यहां पर जो पावर लगा रहे हैं, आयास दे रहे हैं, वो 5 गुना बढ़ जाएगा। और वो 5 गुना पावर लगे कहां पर? वो 5 गुना पावर लगेगा यहां पर, है ना। तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर लिपटता जाएगा, और लिपटेगा तो ये भार धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाएगा।
ठीक है, तो ये होता है सिंपल परचेज क्रेव विंच। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हम जो उठाया गया भार है, माना उठाया गया भार बराबर W, भार उठाने में लगाया गया आयास, भार उठाने में लगाया गया आयास क्या होगा P। ठीक है, अब देखिए यहां हम क्या निकालेंगे, वेगानुपात। तो वेगानुपात मतलब वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू क्या होगा, आयास द्वारा तय की गई दूरी बटे भार द्वारा तय की गई दूरी। अब तो ये कितना होगा, देखो यहां पर हम आयास लगा रहे हैं इस यहां पर इस एंगल पर, तो ये एंगल घूमेगा इस r त्रिज्या से, मतलब 2 पाई r इसके साथ ये घूम रहा है, तो आयास हमने यहां पर लगाया। हमको यहां पर मतलब भार द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ध्यान दो T1 बटे T2, इन दोनों के रेशियो T1 बटे T2 इनटू यहां पर इसके साथ साथ ये बराबर चक्कर कर रहा है, लेकिन यहां पर इस इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, तो इसकी एक सरकमफ्रेंस की यहां से तुलना की जाएगी। नहीं, हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको रहने दो, हम T से लेंगे ना, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि स्मॉल r है, यहां पर स्मॉल r, तो यहां पर ये लिपट जाएगा इससे, तो इसके एक चक्कर में रस्सी कितनी लिपटेगी, इसकी परिधि के बराबर है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 पाई r। अब हम 2 पाई से 2 पाई काट देंगे है ना, T2 को ऊपर भेज देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में T2 बटे T1 इनटू कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो ये तो हमारा निकल कर आया वेग अनुपात। अब हम बात करेंगे यांत्रिक लाभ की, ma की। तो ma बराबर क्या होता है, ma बराबर होता है W/P। तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला ही है। अब देखिए, अब मैं यहां पर देखिए हमें निकालनी है इकाई परचेज क्रेव विंच की दक्षता। तो दक्षता इस तरह से निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, दक्षता का फॉर्मूला होता है ma/VR, ma/VR। तो ma हमारे पास में क्या है W बटे P, VR क्या है हमारे पास में, VR नीचे होगा इसलिए T2 इंटू R, और ये जो चीजें हैं नीचे वाली ये ऊपर जाकर गुना हो जाएंगी, तो ये निकल कर आएगा दक्षता का फॉर्मूला। मतलब अगर हम इस दक्षता को प्रतिशत में निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, W बटे P इंटू T1 बटे T2 इंटू स्मॉल r बटे कैपिटल R इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, ये फॉर्मूला होगा इकाई परचेज क्रेव विंच की दक्षता का प्रतिशत में मान। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया इसका, सिंगल परचेज क्रेव विंच। अब इसी का एक सुधरा हुआ रूप है जिसको हम बोलते हैं एक तरह से डिफरेंशियल या डबल परचेज क्रेव विंच। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, मुझे बोर्ड उठाना पड़ेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूं। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल परचेज क्रेव विंच, मतलब दोहरी परचेज क्रेव विंच। इसमें क्या होगा, जो गियर लगे हुए हैं पिनियन और इस पर गियर लगे हुए हैं उनको डबल कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये, यहां पर वही उसी तरह का एक बेस होता है जिसमें गियर डाले जाते हैं, यहां पर भी वही सेम बिल्कुल। अब इनके अंदर क्या करेंगे, इनको हम ठोस और रिजिड बना के दिखाते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये ठोस लोहे के मजबूत खंभे हैं जिनके ऊपर गियर लगे हुए हैं। तो यहां पर देखिए 3 तरह की शाफ्ट होती है इसके बीच में, जो एक्सल होता है वो 3 होते हैं। पहला एक्सल यहां से लेकर सीधे यहां तक जाएगा है ना, और ये जुड़ा होता है किससे, ये जुड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको, ये जुड़ा होता है एफर्ट लगाने वाले हैंडल से। ठीक है, यहां पर हैंडल में एफर्ट लगाया जाएगा। यहां पर इसके साथ साथ में एक गियर जुड़ा होता है जिसको रैक गियर बोलते हैं,
इसके ऊपर टीथ कटे हुए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक गियर यहां पे और होता है जिसको हम इंटरमीडिएटरी एक्सल बोलते हैं, जो बिल्कुल इसके यहां पर होता है इस तरह से। तो इसमें भी टीथ कटे होते हैं और इनमें जो दांतें होते हैं उनकी संख्या में अंतर होता है, जैसे इसमें T1 है और इसमें T2 है। अब क्या होता है, इसके अलावा एक और एक्सल होता है, यहां पर नीचे बनाता हूं इसको, बिल्कुल काफी नीचे होता है, ये है मान लीजिए। अब क्या होगा, इसमें एक छोटा गियर होता है, वो बिल्कुल पिनियन और स्पर गियर की तरह, और यहां पर एक बड़ा गियर होता है। इस तरह से ये रहा। तो यहां से और यहां तक ये अलग गियर है, तो इसमें दांतें मान लेते हैं T3 है, और यहां से और यहां तक चौथा गियर है जिसमें मान लेते हैं दांतें T4 है। ये अलग अलग संख्या हो सकती है। तो इस तरह से है कि ऊपर वाला दोनों एक्सल में जो गियर ऊपर वाला है, वो जो एक्सल गियर लगा हुआ है वो छोटे होते हैं और नीचे वाले दोनों बड़े हैं। अब देखिए इसमें यहां पर ये जो है, इसमें एक रस्सी लिपटी होती है और इस रस्सी से यहां पर भार W लटकाया जाता है। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, यहां पर स्मॉल r है, ये त्रिज्या स्मॉल r। यहां पर हैंडल की जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही चीज निकालेंगे, पर ये काम कैसे करता है, देखिए इस हैंडल को जब घुमाया जाता है तो इसके साथ साथ में ये पूरा एक्सल घूमता है। अब ये एक्सल घूमेगा तो इसके साथ साथ ये गियर घूमेगा, ये गियर घूमता है तो इसके साथ साथ में कम गति से ये गियर घूमेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इसके अंदर 20 दांतें हैं और इसके अंदर 100 दांतें हैं, तो ये जब 5 चक्कर लगाएगा उसके साथ साथ में ये एक ही चक्कर पूरा कर पाएगा। अब इस एक चक्कर के साथ साथ में ये छोटा वाला गियर भी एक ही चक्कर करेगा, है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर 10 दांतें हैं तो, और इसके अंदर 100 दांतें हैं, तो जब ये गियर 10 चक्कर लगाएगा तब जाकर ये गियर क्या लगाएगा, एक चक्कर लगा पाएगा। अब इसके एक चक्कर के साथ साथ में ये जो इसके ऊपर रस्सी लिपटी हुई है वो भी एक ही चक्कर लगाएगी, मतलब इसके ऊपर ये भार सिर्फ एक चक्कर के बराबर ही चढ़ पाएगा। मतलब यहां पर इसका वेग अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख लीजिए कितना बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, यहां पर 5 गुना का अंतर आया और यहां पर कितना हुआ, 10 गुना का। 10 गुना 5 करेंगे तो 50, मतलब यहां पर हम जितना आयास लगाएंगे उससे 50 गुना ज्यादा भार हम यहां पर उठा सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर था, है ना। यहां पर इस मशीन से हम 5 गुना क्या 100 गुना 200 गुना तक भी भार आराम से उठा सकते हैं। तो ये एक सिंपल डबल परचेज क्रैंक विंच का एक एग्जांपल था। अब देखिए यहां पर हमें 3 चीजें याद करनी होती हैं, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता। तो सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ की बात करते हैं एमए की। एमए बराबर तो W/P होता है, तो यहां पर तो W है, P वहां पर लगा रहे हैं। बात करें वेगानुपात की तो VR बराबर क्या होगा, देखो आयास द्वारा तय की गई दूरी, आयास कितनी दूरी तय करेगा, जब एक चक्कर लगाएगा तो ये 2πr ही घूम पाएगा, ठीक है। अब भार कितनी दूरी तय करेगा इसके रेस्पेक्ट में, देखिए यहां पर ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना चक्कर, देखो 2πr इसकी परिधि है, लेकिन किसके साथ घूमेगा, इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ। मतलब जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये कितना घूमेगा, T1/T2 इनटू, अब ये घूम गया तो इसके चक्कर के साथ में ये भी इतना ही चक्कर काटेगा, तो इसके साथ ये कितना घूमेगा, इसके साथ ये घूमेगा T3/T4, ठीक है। अब इसके साथ में ये घूमेगा, लेकिन घूम तो रहा है, लेकिन इसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, बहुत कम है, जिसकी वजह से रस्सी उतनी लिपटेगी जितनी इसकी परिधि है। मतलब इसकी परिधि कितनी है, 2πr स्मॉल r, ठीक है। तो ये होगा इसका वेगानुपात। अब हम यहां पर 2π से 2π कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां पर होगा r/स्मॉल स्मॉल r, ये वाला इनटू, अब इनको हम ऊपर भेजेंगे तो T2/, चलो ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। अब हम निकालेंगे क्या, इसकी दक्षता। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, MA/VR,
तो ये चीज अब जब हम इसमें रखेंगे तो एम ए बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे पी, और वी आर यही रखेंगे तो ऐसे करते हैं, इनको एक एक रख लेते हैं, डब्ल्यू बटे पी इंटू यहां पर ये तो हो गया। अब ये जो चीजें हैं है ना, ये उल्टी होते हुए चलेगी, तो T2 बटे T1 इंटू T4 बटे T3 इंटू, देखिए यहां पर R ऊपर है और स्मॉल r नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे होगा। तो ये फॉर्मूला जो निकल कर आता है ये दक्षता का होता है। अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहें तो यहां पर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आएगी एक डबल परचेज क्रैप बीन्स की दक्षता। बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान रखें कि कौन चीज किसके साथ घूम रही है, इसका चित्र याद रखें। इसका मैं आपको फोटो बता रहा हूं किस तरह से ये चलती है, किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो हमारे एक टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक के साथ में आज इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा और फिर वो इस लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।